चलो बच्चों, कल के सेशन में जो है वो हम 100 MCQs बिजनेस कम्युनिकेशन के कंप्लीट कर चुके थे। आज के सेशन में हम फिर से 100 MCQs लेके आए हैं आप लोगों के लिए और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है द की टू राइट ए सक्सेसफुल रेज्यूमे आर। एक सफल रेज्यूमे लिखने की कुंजी क्या है? मतलब आप एक सक्सेसफुल रेज्यूमे कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहला है टू लॉन्ग एंड ओवर कॉन्फिडेंट टोन। नहीं, वो जो है ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस वाली टोन नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस वाली टोन चलती है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वाली टोन नहीं चलती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यू एटीट्यूड फोकस ऑन योर ऑडियंस एंड थिंक अबाउट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर नीड। आप दृष्टिकोण मतलब खुद पर जो है वो ज़्यादा ध्यान जो है वो देना, अपने श्रोता पर ध्यान केंद्रित करना और संभावित नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के बारे में जो है वो सोचना। या फिर हमारा आता है नॉन ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि आप वाला दृष्टिकोण जो है वो देखना, अपने श्रोता पे जो है वो ध्यान केंद्रित करना और संभावित जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी आवश्यकताओं के बारे में, उनकी नीड के बारे में जो है सोचना हमारा किस में आता है? ये हमारा एक सक्सेसफुल रिज्यूमे में आता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा? हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और कहता है डैश एंड टेस्टिमोनियल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑफ अदर्स अबाउट द एप्लीकेंट्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ए पोजीशन। डैश ऐसा क्या है इनमें से? और प्रशंसा पत्र महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे आवेदक की उपयुक्तता के बारे में दूसरों की राय जो है वो व्यक्त करते हैं। तो दूसरों की राय जो है वो आपको किस चीज़ से पता चलती है? दूसरों की राय जो है वो आपको रेफरेंसेस से पता चलती है। जब कोई रेफरेंस देता है तो उससे जो है हमें किसी की राय के बारे में जो है वो पता चलता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट जाएगा? रेफरेंसेस एंड टेस्टिमोनियल्स जो है वो हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा करेक्ट जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमें क्या कहता है? ए डैश फोकस ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रेदर देन ऑन योर क्रोनोलॉजिकल वर्क हिस्ट्री। तो एक मतलब ऐसा कौन है, कौन सा रिज्यूमे है या फिर क्या है कि जो एक जो है मतलब आपके कौशल और अनुभव पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि आपकी जो कालानुक्रमिक मतलब जो भी आपने अपनी लाइफ में जो है वो किया है कि कब से आप क्या करते आ रहे हैं उस चीज़ पर ना ध्यान दे के जो है वो आपके कौशल और अनुभव पर ध्यान देता है। तो इनमें से क्या होता है? वो फंक्शनल रिज्यूमे होता है, मिनी रिज्यूमे होता है, कॉम्बिनेशन रिज्यूमे होता है या फिर क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे होता है। तो ऐसा जो है वो हमारा फंक्शनल रिज्यूमे होता है, मतलब कार्यात्मक यानी कि स्किल, आपके अंदर कितनी स्किल्स है, कितना एक्सपीरियंस है, वो चीज़ जो है वो हमारा फंक्शनल रिज्यूमे में जो है वो देखा जाता है। हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है करिकुलम विटाए इज नोन एज। करिकुलम को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? पर्सनल प्रोफाइल के नाम से, पर्सनल डेटा शीट के नाम से, क्वालिफिकेशन शीट के नाम से या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप जो करिकुलम यानी कि जो आपकी सीवी होती है उसको आप एक पर्सनल प्रोफाइल के नाम से, पर्सनल डेटा शीट के नाम से और क्वालिफिकेशन शीट, क्योंकि आप जब सीवी बनाते हो उसमें आप अपने बारे में भी लिखते हो, आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है उन सब चीज़ों के बारे में भी लिखते हो। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा? हमारा डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है डैश इज ऑल्सो नोन एज कवर लेटर। मतलब किसको जो है आप वो कवर लेटर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन लेटर होता है जिसको आप कवर लेटर के नाम से भी जानते हैं। एप्लीकेशन लेटर को जो है आप वो कवर लेटर के नाम से भी जानते हैं।
तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें क्या कहता है, डैश इज ए डॉक्यूमेंट सेंट विद योर रिज्यूमे टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। एक दस्तावेज है जो आपके रिज्यूमे के साथ भेजा जाता है ताकि आपके कौशल और अनुभव की अतिरिक्त जानकारी जो है वो प्रदान की जा सके। तो वो हमारा क्या होता है, हैंड आउट्स होता है, कैरिकुलम वाइटे होता है, या फिर एप्लीकेशन लेटर होता है, या फिर सेल्स लेटर होता है। तो वो जो है हमारा क्या होता है, हमारा CV होता है जो हमारा रिज्यूमे के साथ जो है वो भेजा जाता है, जिससे एडिशनल जितने भी हमारे कौशल होते हैं, अनुभव होते हैं, उन सब की जानकारी जो है वो हो सके। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, हमारा बी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कहता है, ए सिनॉप्सिस ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस यू हैव फॉर द पर्टिकुलर जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग। मतलब उस विशेष नौकरी के लिए आपके सबसे प्रासंगिक व्यावसायिक अनुभव का एक सारांश होता है। तो वो क्या होता है, मतलब एक सिनॉप्सिस के रूप में जो होता है, और आपके जितने भी अनुभव होते हैं उनका एक जो है वो मतलब एक सारांश होता है। तो वो जो है हमारा क्या होता है, रिज्यूमे होता है। जब हम रिज्यूमे बनाते हैं तो उसमें जो है वो उन सब चीज़ों के बारे में जो है हम बताते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है द रिज्यूमे शुड बी रिटर्न बिफोर द जॉब एप्लीकेशन लेटर बिकॉज। मतलब रिज्यूमे के जो है वो नौकरी आवेदन पत्र से पहले क्यों लिखा जाना चाहिए। द रिज्यूम इज़ सीन फर्स्ट, रिज्यूमे पहले देखा जाता है। या द रिज्यूम हैज़ टू डिसाइड वोट टू हाईलाइट इन द लेटर, रिज्यूमे पत्र में हाईलाइट करने के लिए बिंदु तय करने में मदद करता है। या फिर द रिज्यूमे इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द लेटर, या फिर मोस्ट एम्प्लॉयर्स डू नॉट रीड एप्लीकेशन लेटर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो है वो पढ़ते नहीं हैं, वो सब पढ़ते हैं, ठीक है। रिज्यूमे इज़ मोर इम्पोर्टेंट द लेटर, नहीं, जो हमारा एप्लीकेशन लेटर होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, रिज्यूमे भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी जो है वो गलत है। द रिज्यूमे इज सीन फर्स्ट, नहीं, रिज्यूमे जो है वो फर्स्ट नहीं देखा जाता है। हमारा जो होता है रिज्यूमे हेल्प्स करता है डिसाइड करने में वोट टू हाईलाइट इन द लेटर, मतलब हाईलाइट वो ये चीज़ जो है वो मतलब उसमें हेल्प करता है कि आपका जो मतलब लेटर होगा उसमें जो है वो किन किन चीज़ों को हाईलाइट्स करना है, उस चीज़ में जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है द रिज्यूमे एंड एप्लीकेशन लेटर परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। रिज्यूमे और आवेदन पत्र निम्नलिखित में से कौन से कार्य करते हैं। टू डिफरेंट टास्क करते हैं, टू सेम टास्क करते हैं, ओवरलैपिंग टास्क करते हैं, या फिर द सेम टास्क करते हैं। तो हमारा जो रिज्यूमे है और जो एप्लीकेशन लेटर है उन दोनों का परफॉर्म करने का जो अलग काम है वो दोनों जो है वो अलग अलग टास्क जो है वो करते हैं। तो हमारा क्या आएगा, टू डिफरेंट टास्क जो है वो करते हैं, दोनों सेम नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो हमारा यहाँ पर कौन सा जो है करेक्ट जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमें क्या कहता है, द एप्लीकेशन लेटर इज़, एप्लीकेशन लेटर जो है वो क्या होता है, ए फॉरवर्ड होता है, या फिर एक ए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मेन स्ट्रेंथ्स एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर द जॉब। आपके मुख्य गुणों और नौकरी के लिए जो है वो उपयुक्तता का विवरण होता है, या फिर एक समरी होती है योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, नहीं, ये तो नहीं होता है क्योंकि ये जो है हमारा रिज्यूमे में आता है। ए स्टेटमेंट ऑफ योर जॉब ऑब्जेक्टिव, नहीं, ये भी नहीं होता है। तो ये जो है हमारा क्या होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है मेन स्ट्रेंथ और सस्टेनेबिलिटी फॉर द जॉब, मतलब जॉब के लिए जितने भी आपके मुख्य गुण होते हैं, नौकरी के लिए उपयुक्तता का विवरण जो है वो होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाए, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हमारे इन ग्रुप्स वी शुड बी वेरी कॉन्शियस टू आवर। समूह में हमें किसके प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए।
वर्ड्स के प्रति, लुक्स के प्रति, गेस्चर्स के प्रति या फिर बॉडी लैंग्वेज के प्रति। तो जब हम मतलब ग्रुप्स में होते हैं तो हमें जो है अपने वर्ड्स के प्रति जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ध्यान देना चाहिए। दिखावट, गेस्चर, ये जो है मतलब कम सचेत होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। सचेत होना चाहिए इनके लिए भी, लेकिन कम होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो वर्ड्स के लिए तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड रुको बच्चों, आई थिंक एक क्वेश्चन की नंबरिंग गलत हुई है। 1 मिनट रुकना बच्चों, क्लास चल रही है, क्लास में कोई रुकावट नहीं है, ये मत सोचिए क्लास रुक गई है। क्लास नहीं रुकी है। मैंने इस पीपीटी में नंबरिंग जो है वो की थी, लेकिन यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रही है। मुझे एक बार वो चीज़ चेक करने दीजिए, क्योंकि ऐसे तो हमें क्वेश्चंस का पता ही नहीं चलेगा। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। वैसे 100 क्वेश्चन है ये कंप्लीट। नंबरिंग में ध्यान मत दीजिएगा, पूरे 100 क्वेश्चन है, पूरी 200 स्लाइड्स है, वो आपको साइड में दिख भी रहा होगा। चलते हैं अभी आगे। इन ग्रुप्स वी शुड बी, ये हमारा हो गया। तो हमें वर्ड्स पे जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पे। टेक्निकल एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज मीन्स, मतलब भाषा की तकनीकी शुद्धता का क्या अर्थ होता है। सिंप्लिसिटी, एक्टिव वॉइस, करेक्टनेस ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस, या फिर डायरेक्ट नैरेटिव। तो जो हमारी टेक्निकल एक्यूरेसी होती है, तो टेक्निकल एक्यूरेसी में जो है वो हमारा क्या क्या देखा जाता है। तो उसमें जो है वो हमारी जो ग्रामर होती है उसमें करेक्टनेस होता है, मतलब ग्रामर बिल्कुल सही होती है, स्पेलिंग बिल्कुल सही होती है, और उसमें पंक्चुएशंस कि जहाँ पर ज़रूरत होती है, मतलब विराम चिन्हों की जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर ही यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो है वो कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी है हमारा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, इन ए सेंटेंस द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद इट्स। एक वाक्य में क्रिया संख्या और व्यक्ति के अनुसार किससे मेल खाती है। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। इसमें पूछा है कि एक वाक्य में क्रिया संख्या और व्यक्ति के अनुसार किससे मेल खाती है। तो मतलब इन सेंटेंस में वर्ब जो है वो किससे मेल खाती है। तो वर्ब जो है वो हमारी सब्जेक्ट से जो है वो मेल खाती है। सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, डैश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टाइल इन ए लैंग्वेज। मतलब एक भाषा में शैली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा होता है। अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, या फिर पंक्चुएशंस होते हैं, या फिर नाउन होते हैं। तो बेटा उनमें पंक्चुएशंस जो है वो हर मतलब लैंग्वेज में जो है वो एक भाषा शैली में जो है सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो पंक्चुएशन होता है। पंक्चुएशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉल कार्ड्स दैट कंटेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन इज नोन एज। मतलब स्मॉल कार्ड्स मतलब प्रस्तुति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेटने वाले छोटे कार्ड्स को क्या कहा जाता है।
जो छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो मतलब आपने प्रेजेंटेशन किया है तो उनको जो है वो क्यू कार्ड के नाम से जो है वो जाना जाता है। हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंट components of the presentation that attract the attention of the audience are, प्रस्तुति के विभिन्न घटक जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ध्यान आकर्षित करते हैं यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, तो यानी कि हमारा क्या होगा, अटेंशन ग्रैबर्स जो है वो उनको बोला जाता है जो ध्यान आकर्षित करते हैं। सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। Materials distributed to the audience to supplement the contents of the presentation, प्रस्तुति की सामग्री को पूरक करने के लिए दर्शकों में वितरित किए जाने वाले सामग्री को क्या कहा जाता है। तो उस सामग्री को जो है वो क्या कहा जाता है, जो हमारा मतलब मटेरियल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू ऑडियंस टू सप्लीमेंट द कंटेंट्स। सप्लीमेंट को जो है हम क्या कर रहे हैं, मतलब कंटेंट को जो है हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं ऑफ द प्रेजेंटेशन इज, तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं, उसको हम हैंड आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंड आउट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर 7 C's ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हमारे मतलब इसमें से 7 C's में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आती है। तो हमें पता है कि हमारे 7 C's में जो है वो क्या क्या आती है, आप लोगों ने याद भी किया होगा। तो हमारे 7 C's में सबसे पहले हमारे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, नंबर एक हमारा आता है क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, तो ये चीज़ें जो है वो हमारे आते हैं, 7 चीज़ें आती है हमारी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या आता है, कि सबसे पहले क्लैरिटी आता है। हाँ क्लैरिटी आता है, क्लैरिटी जो है वो क्लियर लिखा है, क्लैरिटी होना चाहिए। कंसाइज होना चाहिए, कंसाइज भी आता है। और वो जो है वो कैंडिडनेस, मतलब उसमें स्पष्टता जो है वो होनी चाहिए, ये भी जो है वो हमारा आता है। तो हमारे जो है वो तीनों जो है ये हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। Our purpose in dash presentation is to convince your listeners to accept your proposal। एक प्रस्तुति में हमारा उद्देश्य श्रोताओं को आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मानना होता है। तो मतलब एक ऐसी प्रस्तुति होती है जिसमें मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो भी हम लिसनर के सामने जो मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसको स्वीकार करने के लिए जो है वो मनाना जो है वो होता है, मतलब उनको जो है हम मनाते हैं। तो ये जो है हम किस में करते हैं, इन्फॉर्मेटिव में करते हैं। नहीं, इन्फॉर्मेटिव में हम नहीं करते हैं। इन्फॉर्मेटिव में हम सिर्फ उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इमेज बिल्डिंग में जो है हम अपनी इमेज जो है वो बना रहे हैं। एलटी पर्पज़ में नहीं होता है, ये हमारा होता है परसुएसिव में होता है, प्रेरक, मतलब हम जो है उनको मोटिवेट करते हैं उन चीज़ों को जो है मानने के लिए। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या जाता है, करेक्ट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Our purpose in a desk presentation is to move your audience to take your suggested action। एक प्रस्तुति में हमारा उद्देश्य जो है दर्शकों को आपके द्वारा सुझाए गए कार्य को करने के लिए प्रेरित करना होता है। देखो यहाँ पर प्रेरित आ गया, बात वही है, सेम ही क्वेश्चन है, तो वो जो है हमारा क्या जाएगा, परसुएसिव आ जाएगा। मतलब आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन जो है वो घुमा घुमा कर पूछा गया है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेस्क presentations include talks, seminars, proposals, workshops, conferences, and meeting where the presenter or presenters share their expertise and information is exchanged। मतलब डेस्क मतलब कौन सी प्रस्तुति ऐसी होती है, कौन सी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है जिसमें वार्तालाप, संगोष्ठी, प्रस्ताव, कार्यशालाएं, सम्मेलन और बैठकें शामिल होती है, जहां प्रस्तुतकर्ता अपनी विशेषज्ञता साझा करते हैं और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। किस चीज़ का जानकारी, क्या चीज़ आदान प्रदान कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, कीवर्ड्स पकड़ने की कोशिश किया करिए। तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है, हमारा इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन होती है। इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन ऐसी होती है जो हमारे मतलब हम यूज़ करते हैं जब मतलब इंक्लूड करते हैं सेमिनार्स में, प्रपोजल्स में, वर्कशॉप में, कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में जानकारी जो है वो देने के लिए। तो ये जो है हमारी क्या होती है, इन्फॉर्मेटिव हमारी प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन का जो है वो आदान प्रदान करते हैं। ऑप्शन जो है वो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया है। 23 जो है मैं स्लाइड के हिसाब से कैलकुलेट कर रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि ये नंबर नहीं है, पूरे 100 क्वेश्चन है। फिर चलते हैं, विच इज़ नॉट वन ऑफ 3 पर्पज़ फॉर गिविंग ओरल प्रेजेंटेशंस। मौखिक प्रस्तुति देने के 3 उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है। तो हमारा जो नहीं है, टू परसुएट मतलब किसी को मनाना, टू डिबेट, टू बिल्ड गुडविल, टू इन्फॉर्म। तो हमारा मतलब जब हम ओरल करते हैं तो इन्फॉर्म भी करना होता है, हम अपनी ख्याति भी बनाते हैं, इसलिए हम अच्छे से बात करते हैं। कोई बुरे से बात करेगा तो उसकी गुडविल जो है वो बुरी बनेगी, जो अच्छे से बात करेगा उसकी गुडविल जो है वो अच्छी बनेगी। और मतलब किसी को मनाने के लिए भी जो है वो बात करते हैं। लेकिन मौखिक जो हमारी मतलब जो हमारा प्रेजेंटेशन होती है, ओरल प्रेजेंटेशन, उसका मतलब डिबेट करना नहीं होता है। तो हमारा बी जो है वो हमारा करेक्ट गलत ऑप्शन है। तो हमारा बी जो है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है द 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन डू नॉट इंक्लूड। मतलब 3 मेन जो है वो एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंटेशन के और उनमें एक नहीं है। क्या होता है, स्पेसिफिक कंटेंट होता है, हाँ स्पेसिफिक कंटेंट भी होता है, ए प्रेजेंटर भी होता है, एन ऑडियंस भी होती है, विजुअल एड्स जो है वो नहीं होते हैं। इसमें जो है एड्स जो मतलब सहायक साधन होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है। तो हमारा डी जो है वो गलत जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, टू सेलेक्ट द कंटेंट ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन वन शुड नोन। मौखिक प्रस्तुतियों की सामग्री का चयन करने के लिए किसी को क्या जानना जो है वो आवश्यक होता है। जब ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब क्या जानना जो है वो ज़रूरी होता है। तो हमारे लिए जो है वो ऑडियंस की नीड क्या होती है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा मतलब ओरल देते टाइम आप सबसे ज़्यादा फोकस करें कि ऑडियंस सुनना क्या चाहती है। तो हमारा बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा। द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग इंक्लूड। प्रभावी लेखन के सिद्धांत क्या है। तो प्रभावी जो सिद्धांत हम करते हैं, इफेक्टिव राइटिंग जो होती है हमारी, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसके जो है मतलब एक्यूरेट होनी चाहिए या फिर ब्रेविटी, क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए या फिर ब्रेविटी होनी चाहिए। तो बेटा उसमें ब्रेविटी भी होनी चाहिए, क्लैरिटी भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी मतलब वो संक्षिप्त भी होनी चाहिए, स्पष्ट भी होनी चाहिए और शुद्ध भी जो है वो होनी चाहिए। हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ दैम इज़ ए टाइप ऑफ रीडिंग। इनमें से कौन सा जो है वो रीडिंग का टाइप है। तो सबसे पहला हमारा आता है एक्सटेंसिव रीडिंग, इवैल्यूएटिंग रीडिंग, स्कैनिंग रीडिंग या फिर इंटेंसिव रीडिंग। तो इनमें से जो है वो हमारे जो रीडिंग के टाइप्स होते हैं हमें पता है, हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, हमारा स्कैनिंग रीडिंग भी होता है, इंटेंसिव रीडिंग भी होता है, लेकिन इवैल्यूएटिंग रीडिंग जो है वो नहीं होता है। तो हमारा जो है वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 नहीं, 1, 3 एंड 4 हमारा बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
राइटिंग स्किल्स फॉर प्रोफेशनल्स इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर पेशेवरों के लिए लेखन कौशल आर रेयरली यूज्ड बिकॉज द इंटरनेट हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड द नीड टू राइट, शायद ही कभी उपयोग होते हैं क्योंकि इंटरनेट ने लेखन की आवश्यकता को काफ़ी कम कर दिया है। क्या ये बात सही है? नहीं। फिर उसके बाद में हमारा आता है आर नोट रिक्वायर्ड बिकॉज सेक्रेटरीज डू मोस्ट ऑफ द राइटिंग फॉर प्रोफेशनल्स, आवश्यक नहीं है क्योंकि सचिव पेशेवरों के लिए ज़्यादातर लेखन जो है वो करते हैं। आर नॉट नेसेसरी सिंस फ्रॉम लेटर्स एंड प्री डिज़ाइंड टेम्पलेट्स आर नव अवेलेबल, आवश्यक नहीं है क्योंकि अब फॉर्म लेटर और पूर्व डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट्स उपलब्ध है। या फिर आर ए की जॉब रिक्वायरमेंट दैट इज़ फ्रिक्वेंटली लिस्टेड इन प्रोफेशनल्स जॉब डिस्क्रिप्शंस, एक प्रमुख नौकरी की आवश्यकता है जिसमें अक्सर पेशेवर नौकरी विवरण में सूचीबद्ध जो है वो किया जाता है। तो राइटिंग स्किल्स फॉर प्रोफेशनल्स इन वर्क प्लेस, दैट इज़ द डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। वहाँ पर जो है एक प्रमुख नौकरी की आवश्यकता है जिसमें अक्सर पेशेवर जो होते हैं वो नौकरी विवरण में सूचीबद्ध यानी कि लिस्टेड जो है वो किए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन ऑफिशियल लेटर्स, आधिकारिक पत्रों में इनमें से किससे जो है बचना चाहिए। पोलाइट वर्ड्स, नहीं, हमें जो है आधिकारिक लेटर में पोलाइट वर्ड्स को रखना चाहिए। फॉर्मल वर्ड्स को जो है वो रखना चाहिए। एब्रीवेशंस और क्लियर डिटेल्स, तो हमें क्लियर डिटेल्स भी रखनी चाहिए, फॉर्मल वर्ड्स भी, लेकिन जो एब्रीवेशंस होते हैं एब्रीवेशंस को जो है वो हमें बहुत ही कम रखना चाहिए, उनसे बहुत ही ज़्यादा बचना चाहिए क्योंकि हर चीज़ किसी को जो है वो हमारे एब्रीवेशंस जो है वो समझ नहीं आ सकते हैं। एब्रीवेशन होता है किसी भी मतलब बड़े वर्ड का एक छोटा सा रूप जो हम शॉर्ट फॉर्म जो लिख देते हैं, जिनके हम फिर बाद में फुल फॉर्म्स निकालते हैं, तो वो जो है हमारे एब्रीवेशन होते हैं। एब्रीवेशन से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा बचना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट यूज टू कंक्लूड एन ऑफिशियल लेटर, मतलब इनमें से कौन सा आधिकारिक पत्र को समाप्त करने के लिए उपयोग नहीं है। योर फेथफुली, योवर्स ट्रूली, योवर्स सिंसियरली, विद काइंड रिग्रार्ड्स, तो जो मतलब है कि सादर शुभकामनाएं जो है वो उसमें नहीं होगा। ठीक है, ऐसा वर्ड नहीं जो है हम फॉर्मल लेटर्स में जो आधिकारिक होता है उनमें हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उनमें हम योर फेथफुली, योर ट्रूली और योर सिंसियरली जो है ऐसे वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है द डैश इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग विद विच द राइटर ओपन्स हिज लेटर, वह अभिवादन है जिसके साथ लेखक अपना पत्र प्रारंभ करता है। तो जब मतलब लेखक अपना पत्र प्रारंभ करता है तो वो जो है अभिवादन के साथ करता है, तो हमारा सैल्यूटेशन जो है वो यहाँ पर करेक्ट जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डेमी ऑफिशियल लेटर्स आर रिटर्न बिटवीन, तो डेमी ऑफिशियल लेटर जो है होते हैं वो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं इक्वल रैंक के, उनके बीच में जो है वो लिखे जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ इक्वल रैंक, उनके बीच में जो है हमारे कौन से लेटर्स जो है वो लिखे जाते हैं, वो हमारे डेमी ऑफिशियल लेटर्स जो है वो हमारे लिखे जाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्ड मीमो इज़ ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ, मीमो वर्ड जो है वो मेमोरेंडम वर्ड्स का जो है वो शॉर्ट फॉर्म होता है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीमो इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड विच मीन्स, मतलब उसका मीमो का मीन क्या है, जो हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। तो हमारा उसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिससे जो है हम लोग याद रखा जा सके, मतलब मेमो ऐसा होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ होगी जिसको हम याद रख सकते हैं, मतलब एक थिंग
विच मस्ट बी रिमेंबर्ड, तो वो जो है हमारा क्या होता है, मीमो का अर्थ होता है। तो ए थिंक विच मस्ट बी रिमेंबर्ड मीमो का मीनिंग होता है लैटिन लैंग्वेज में। तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेड इन द बोर्ड, निम्नलिखित में से कौन बोर्ड पर प्रदर्शित जो है वो किया जाता है, मीमो, मिनट, सर्कुलर या फिर नोटिस। तो हमारा जो सर्कुलर होता है, जो परिपत्र होता है, उसको जो है हम क्या करते हैं, बोर्ड पर जो है वो लगा देते हैं, उसको जो है हम वहाँ से जो है उसको सर्कुलेट कर देते हैं। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट जाएगा। इसको जो है हमारा मतलब जो नोटिस बोर्ड होता है, इंफॉर्मेशन जारी करने के लिए जो है वो सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, डैश इज द नेम of the credit applicant's bank who can supply all necessary information about him to the trader। क्रेडिट आवेदक के बैंक का नाम है जो व्यापारी को उसके बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकता है। तो वो जो है हमारा क्या होता है, तो वो हमारा जो है वो बैंक रेफरेंस होता है, जो हमारे व्यापारी जो होता है, मतलब जो हमारा सप्लायर होता है, ट्रेडर होता है, उसको जो है उसके बारे में जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस होती है उसको जो है वो प्रदान कर सकता है। एक सेकंड बच्चों, में थोड़ा पानी पी लूँ। यहाँ तक हम 35 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि एआर का एक्सपेंड जो है वो क्या है। तो एआर का एक्सपेंड जो है वो हमारा क्या होता है, तो एआर का एक्सपेंड जो है वो हमारा होता है ऑल रिस्क। क्या होता है हमारा, ऑल रिस्क होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केवाईसी का मीन्स क्या होता है, तो केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरेस्पोंडेंस इज डन विद बैंक्स टू प्रोवाइड लोन्स फॉर। बैंकों के साथ पत्राचार किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो वो जो है मतलब होम, कार या फिर एजुकेशन। तो हम जो है इन सभी चीज़ों के लिए जो है वो बैंक से लोन ले सकते हैं, होम के लिए, कार के लिए, एजुकेशन के लिए। तो हमारा डी जो पर क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट कैन, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या कर सकता है, नोट बी विड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी, पेड ओनली आफ्टर मैच्योरिटी, विड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट होता है वो हमारा पेड ओनली होता है जब उसके मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है। मतलब जैसे कि फ़िक्स डिपॉजिट है, एफडी जो आप बनाते हो वो जो है वो फ़िक्स टाइम के लिए होती है। जैसे आपने 5 साल के लिए बनवाई या फिर 10 साल के लिए बनवाई, तो जितने सालों के लिए बनाएगी वो आपको उसके बाद जो है वो मिलती है, ना कि आप उसको मैच्योर होने से पहले नहीं ले सकते हैं। अगर मैच्योर होने से पहले लेते हैं तो वो एफडी जो है वो मतलब उसका कुछ होता है कि इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो आपको नहीं प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है विच ऑफ द टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू इंश्योरेंस कोरेस्पोंडेंस। मतलब कौन सा शब्द जो है वो बीमा पत्राचार से संबंधित नहीं है, इंडेमिनिटी, एन्यूटी, कवरेज या फिर मिसयूज़ अलर्ट। तो हमारा किससे है, इंश्योरेंस से है। तो इंश्योरेंस जो है वो हमारा मिसयूज़ अलर्ट जो है वो ये वाला वर्ड नहीं यूज़ होता है, जबकि एन्यूटी, कवरेज और इंडेमिनिटी जो है ये तीनों वर्ड जो है वो उससे संबंधित हमारे होते हैं, लेकिन हमारा मिसयूज़ अलर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रिकॉशंस
टू बी टेकन इन राइटिंग लेटर्स टू द इंश्योरेंस कंपनीज। बीमा कंपनियों को पत्र लिखते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ क्या होती है? सबसे पहले होती है पॉलिसी नंबर मस्ट बी मैंशन। हाँ, पॉलिसी नंबर जो है वो मेंशन कर देना चाहिए हम लोगों को। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जितने भी होने चाहिए उनको अटैच कर देना चाहिए। लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल एंड क्लियर। लैंग्वेज जो है हमको सिंपल और क्लियर रखनी चाहिए। तो हमारा जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टाइल ऑफ द इंश्योरेंस लेटर मस्ट बी। इंश्योरेंस लेटर का स्टाइल जो है वो कैसा होना चाहिए, मतलब शैली उसकी कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लेंथी होनी चाहिए, या फिर कैची होनी चाहिए, ध्यान खींचने वाली होनी चाहिए, नहीं लंबा नहीं होना चाहिए, आकर्षण नहीं, मतलब उसको इम्प्रेसिव जो है वो होना चाहिए। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या जाएगा, करेक्ट जो है यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है? द रिलेशनशिप बिटवीन ए बैंकर एंड कस्टमर इज़। जो बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है? तो उसको बताया गया है कि दैट ऑफ ए डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर वाली होती है, नहीं क्रेडिटर डेटर वाली नहीं होती है। प्राइमरली दैट ऑफ ए डेटर एंड ए क्रेडिटर। मुख्य रूप से एक देनदार और लेनदार का संबंध जो है वो हमारा होता है। मेन रूप से मतलब प्राइमरली होता है, ठीक है। या फिर ए और बी दोनों जो है वो सही है। क्वेश्चन बहुत ही मतलब छोटा सा दे के बहुत ही ज़्यादा जो है घुमाने वाला दिया है। तो दैट ऑफ बोला गया है कि एक डेटर और क्रेडिटर वाला होता है, क्रेडिटर और मैटर नहीं, सिर्फ एक वर्ड जो है हमको जोड़ा गया है प्राइमरली। दैट ऑफ मतलब मुख्य रूप से एक देनदार, और नॉर्मल रूप से नहीं, मुख्य रूप से होता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो, ये वाला क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन पढ़ के जो है सोल्व करना था। तो ऑप्शन जो मतलब जो सा आपको सबसे बेस्ट लगे वो सिलेक्ट करना था। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बैंकर हैज़ ए स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन टू। बैंकर का वैधानिक कर्तव्य क्या होता है? ओनर कस्टमर्स चेक, ग्राहकों के चेक का सम्मान करना, अधिकार का प्रयोग करना, मेंटेन सेक्रेसी ऑफ हिज कस्टमर्स अकाउंट, या फिर ओनर कस्टमर्स बिल, ग्राहकों के बिल का सम्मान करना। तो जो हमारे बैंकर्स होते हैं उनका जो वैधानिक कर्तव्य होता है, क्या बोला गया है? वैधानिक। तो वैधानिक कर्तव्य ये होता है कि जो उनके चेक आ रहे हैं वो उनका जो है वो सम्मान करें, उनके काम को जो है वो सॉल्व करें। हमारा ए जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? बिजनेस लेटर्स दैट प्लीज द रिसीवर आर कॉल्ड। व्यापारिक पत्र को प्राप्तकर्ता को पसंद करता है, जो प्राप्तकर्ता को पसंद करता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो प्राप्तकर्ता को पसंद करता है उनको जो है वो प्रेजिंग लेटर जो है वो बोला जाता है। जो प्रशंसा पत्र जो होता है वो जो है व्यापारिक पत्र जो प्राप्तकर्ता को जो है वो पसंद करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रशंसा पत्र, प्रेजिंग लेटर के नाम से जो है वो जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस लेटर राइटिंग एक्सेप्ट। व्यापारिक पत्र लेखन के सभी सिद्धांत निम्नलिखित है सिवाय कंसिडरेशन, करेक्टनेस, कंसाइसनेस या फिर कनकरेंसी। तो इसमें पूछा गया है कि व्यापारिक पत्र लेखन के सभी सिद्धांत निम्नलिखित में से है सिवाय, तो हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन, करेक्टनेस और कंसाइजनेस होना चाहिए, लेकिन कनकरेंसी नाम का जो है हमने कुछ नहीं पढ़ा था। तो हमारा डी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपल्सरी पार्ट ऑफ ए बिजनेस लेटर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक पत्र का अनिवार्य भाग नहीं होता है? तो सैल्यूटेशन, क्लोज, अटेंशन लाइन या फिर बॉडी। तो हमारा जो क्लोज होता है, जो समापन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं होता है, जबकि वहाँ पे सैल्यूटेशन, अटेंशन लाइन और बॉडी जो होता है वो सब इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हमारा समापन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट
नहीं होता है, तो हमारा बी जो है यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसिडरेशन इन ए बिजनेस लेटर मीन्स, व्यापारिक पत्र में विचारशीलता का क्या अर्थ होता है? स्ट्रेसिंग द मी एटीट्यूड, यूजिंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, स्ट्रेसिंग द यू एटीट्यूड, या फिर एप्लीकेटिंग टू द सेंडर्स इंटरेस्ट। तो इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो होता है? तो इसमें होता है मतलब बिजनेस लेटर का मतलब जो होता है कंसिडरेशन में कि जो आप दृष्टिकोण होता है उस पर जो है वो क्या जो किया जाता है, मतलब जोर दिया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनी लेटर डिजाइंड एंड डायरेक्टेड टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कनेक्टेड विद ट्रेड एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज, तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो बिजनेस लेटर जो है वो कहा जाता है। बिजनेस लेटर जो है वो एक हमारा ऐसा लेटर होता है जिसको डिज़ाइन ही मतलब डिज़ाइन और डायरेक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो लेन देन करने के लिए होता है। ट्रेडर और ट्रेड रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जो है वो इंफॉर्मेशन का लेन देन करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, वो हमारा होता है बिजनेस लेटर। चलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ तक हमारे होते हैं 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। ये हमारा है 50 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, इनमें से कौन सा बिजनेस लेटर का जो है वो टाइप नहीं है? तो हमारा बिजनेस इंक्वायरी भी लेटर होता है, सेल्स लेटर भी होता है, कोटेशंस भी होता है, लेकिन रेफरेंस लेटर जो है वो हमारा बिजनेस लेटर का टाइप नहीं होता है। तो डी जो है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक हम अपने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चे आप देख सकते हैं 101 स्लाइड्स जो है हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट। डैश लेटर इज़ यूज्ड टू अनाउंस द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पत्र का उपयोग बड़ी संख्या में लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा लेटर होता है? वो नोटिस होता है, सर्कुलर लेटर होता है, मेमो होता है, इंक्वायरी। तो वो सर्कुलर लेटर होता है जो मतलब बड़े पैमाने पर जो है वो जानकारी देने के लिए यूज़ जो है वो किया जाता है। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इन राइटिंग बिजनेस लेटर वन हैज़ टू बी फ्रेंडली, फॉर्मल, कन्वेंशनल या फिर डल। तो हमारा जो जो बिजनेस लेटर हम लिखते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा फॉर्मल जो है वो होगा। तो ये इसमें तो जो है वो जताने जैसी कोई बात थी भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है डैश ऑफ द लेटर कंसिस्ट ऑफ द मेन मैसेज, पत्र का भाग मुख्य संदेश को समेटते हैं किसमें? हेडिंग में, बॉडी में, या फिर रेटिंग में, या फिर क्लोजिंग में। तो वो हमारा किस में होता है? बॉडी में जो है वो हमारा लेटर का मेन मैसेज जो है वो हमारा कौन से पार्ट में होता है? जो हमारा मुख्य भाग होता है। बॉडी इसको जो है वो मेन पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी की जगह मेन पार्ट भी मिल सकता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा कौन सा जाएगा? बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है डनिंग लेटर्स आर ऑल्सो कोल्ड, डनिंग पत्रों को जो है किस नाम से जो है जाना जाता है? तो डनिंग जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको कलेक्शन लेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो कलेक्शन लेटर्स के नाम से भी जो है जाना जाता है यहाँ पर, यानी कि कलेक्शन लेटर का दूसरा नाम दिया हुआ है। तो वो कलेक्शन लेटर को जो है वो क्या कहा जाता है, या डनिंग लेटर्स को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कैसे भी हम आगे पूछे, आपको आंसर आना चाहिए। डैश is a kind of written announcement that is distributed to a large number of people to convey any commercial or non-commercial message at minimum time, cost and efforts। तो वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सर्कुलर होता है। सर्कुलर में जो है टाइम, कॉस्ट, एफर्ट जो सब कम लगते हैं और बहुत ही जल्दी जो है हम उसको बहुत से लोगों में कन्वे कर सकते हैं। चाहे इन्फॉर्मेशन हमको कमर्शियल देनी हो या फिर नॉन कमर्शियल देनी हो, तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
द पर्पज ऑफ ए डैश इज टू हेल्प द मैनेजमेंट आइडेंटिफाई द रीजन अंडरलाइंग ए सिचुएशन दैट मैनेजमेंट ऑलरेडी नोन्स। का उद्देश्य प्रबंधन को ऐसी स्थिति के अंतर्निहित कारणों की पहचान करने में सहायता करता है जिससे प्रबंधन, तो मतलब ऐसा आइडेंटिफाई करने के जो सिचुएशन होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर हमारी हेल्प करती है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए डैश लेटर क्रेडिट एड्रेस टू मोर देन वन बैंक। एक ऐसा ऋण पत्र है जो एक से अधिक बैंकों को संबोधित जो है वो कर सकते हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, सर्कुलर या फिर नहीं। एक से अधिक यानी कि बहुत से ज़्यादा लोगों में जो है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, सी जो है वो हमारा यहाँ पर सर्कुलर करेक्ट आंसर जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ कलेक्शन सीरीज़। मतलब जो हमारी कलेक्शन सीरीज़ होती है उसकी जो है वो हमारी सेकेंड स्टेज जो है वो कौन सी होती है कलेक्शन सीरीज़। तो कलेक्शन सीरीज़ की हमारी जो सेकेंड स्टेज क्या होती है ये बताना है। तो हमारी जो कलेक्शन सीरीज़ की होती है, तो कलेक्शन सीरीज़ हमारी 5 होती है। मतलब जब हम इसको बनाते हैं तो उसकी 5 स्टेज होती है, मैं लिख दे रही हूँ। 5 स्टेज जो है वो होती है। सबसे पहली स्टेज जो है वो हमारी कौन सी होती है, सबसे पहली स्टेज होती है सेंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है। सेकंड हमारी होती है रिमाइंडर्स। आंसर का तो पता ही चल गया होगा। 3 का होता है, मतलब थर्ड स्टेज जो है वो इंक्वायरी होती है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सेकंड स्टेज का लगाया है, इसका मतलब ये नहीं कि कौन सा मतलब सेकंड ही पूछी जाएगी, आपसे कोई से भी स्टेज पूछी जा सकती है, इसलिए मैं सारी स्टेज लिखवा दे रही हूँ। अपील, और 5वां हमारा होगा वार्निंग ऑफ अल्टीमेटम। तो ये जो है हमारी 5 स्टेज होती है कलेक्शन सीरीज़ की। ये कलेक्शन सीरीज़ है लेटर की कलेक्शन सीरीज़, ठीक है। तो ये जो है हमारे कितने हो गए, 5 ये स्टेप होते हैं। फर्स्ट ये स्टेज होती है, फर्स्ट अगर पूछते हैं तो सेंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आता है, सेकंड रिमाइंडर्स आया तो पता चल ही गया होगा। तो ये जो है हमारे आंसर होते हैं। नेक्स्ट चले, इज़ द लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ कलेक्शन सीरीज़। तो लास्ट और फाइनल जो है हमारी कौन सी होती है, वार्निंग होती है। कौन सी होती है, वार्निंग होती है, अभी अभी बताया था जस्ट, ठीक है। इंक्वायरी जो है हमारी थर्ड स्टेज होती है, वहीं पर रिमाइंडर हमारी सेकंड स्टेज होती है, वहीं पर अपील जो है वो हमारी 4 स्टेज होती है, और ये जो है हमारी 5 और लास्ट स्टेज हमारी होती है। फर्स्ट स्टेज जो है वो सेंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश सिचुएशन रिक्वायर्स ए सर्कुलर लेटर। स्थिति में एक परिपत्र जो है वो आवश्यक होता है। एक नई दुकान खोलना, एक नई शाखा खोलना, एक नया उत्पाद प्रस्तुत करना, या फिर सभी। तो कोई भी नई दुकान खोलना, नई शाखा खोलना या फिर नया उत्पाद खोलना, उसके लिए जो है वो सर्कुलर, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो सूचना जो है वो हमें फैलानी होती है, तो वो जो है सर्कुलर लेटर जो है वो यहाँ वहाँ पर काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सेल्स लेटर्स आर ऑल्सो कोल्ड। तो सेल्स लेटर को जो है वो परसुएसिव मैसेज के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमें कहता है कि 3 P's ऑफ न सेल्स डिनोट्स
तो हमारे जो 3 P's होते हैं वो क्या होते हैं बताइए। तो 3 P's जो है वो हमारे कौन कौन से होते हैं, तो वो जो है हमारे मतलब पीपल होता है, प्रोसेस होता है और प्रोडक्ट होता है। क्या क्या होता है? पीपल होता है, प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट होता है। लेकिन ये तीनों तो है ही नहीं। प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन भी हो सकता है। तो ये 3 जो है हमारे कौन से होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन जो है वो हमारे 3 P's होते हैं सेल्स के। तो सेल्स के 3 P's जो है वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारे होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन। तो बी जो है वो यहाँ पर हमारा क्या चला जाएगा? करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है? डैश इज़ द फंक्शन ऑफ ए सेल्स लेटर। तो सेल्स लेटर का फंक्शन जो है वो क्या होता है? एटीट्यूड होता है, एम्बिनेंस होता है, या फिर ऑडियंस होता है, या फिर अटेंशन होता है। तो हाँ, हमारा क्या होता है? अटेंशन जो है वो हमारा सेल्स लेटर का फंक्शन होता है। तो सेल्स लेटर के फंक्शन जो है वो हमारे क्या क्या होते हैं? तो सेल्स लेटर के फंक्शन जो है वो हमारे क्या क्या होते हैं? तो उसमें जो है हमारा बूस्ट सेल्स भी आता है, मतलब बूस्ट सेल्स करना, कॉल टू एक्शंस करना, ग्रो बिजनेस करना, कन्वेंस द रीडर्स को जो है कन्वेंस करना, ये सब चीज़ें जो है उसमें आती है। तो हमारा यहाँ पर जो है वो क्या आता है? अटेंशन आएगा यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? AIDA की फुल फॉर्म बताइए बच्चों, मैं पानी पी लूँ। AIDA स्टैंड्स फॉर। तो AIDA की फुल फॉर्म जो है वो हमारी क्या होती है? तो ADI की फुल फॉर्म हमारी A से जो है अटेंशन होता है, B से जो है वो, ये तो अटेंशन भी सही नहीं है सब में। B से इंटरेस्ट होता है, डिज़ायर होता है और एक्शन होता है। हमारा B जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ यूजली इन द फॉर्म ऑफ ए कम्युनिकेशन। जो हमारी एक इनफॉर्मल अनौपचारिक रिपोर्ट होती है उसको आमतौर पर हम संचार में के रूप में जो है वो होती है। कैसे संचार के रूप में होती है? पर्सन टू पर्सन, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, रेगुलर इंटरवल्स, या फिर ऑथोरिटीज़। तो ये जो है हमारी जो अनौपचारिक होती है, इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है, ये जो है हमारी पर्सन टू पर्सन होती है। हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A report prepared in a prescribed form and presented according to an established procedure is dash called report। एक रिपोर्ट को निर्धारित रूप में तैयार की जाती है और एक स्थापित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जाती है, उसे रिपोर्ट कहा जाता है। कौन सी रिपोर्ट कहा जाता है? तो उसको जो है वो फॉर्मल रिपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि उसको ऐसे तरीके से मतलब बनाया जाता है जो उसका एक प्रोसीजर है बनाने का। तो वो जो है हमारी क्या होती है? फॉर्मल रिपोर्ट होती है। इनफॉर्मल रिपोर्ट को कोई प्रोसीजर बनाने का होता ही नहीं है, इसलिए वो इनफॉर्मल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वालिटी ऑफ ए रिपोर्ट इज़ डिटरमाइंड मेनली बाय। रिपोर्ट की गुणवत्ता मुख्य रूप से किससे जो है निर्धारित होती है? तो रिपोर्ट की जो गुणवत्ता होती है, मतलब उसकी एक्यूरेसी जो है वो किस चीज़ से जो है वो मतलब
वो होती है उसकी लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट से, या फिर विजुअल एस्पेक्ट से, या फिर लेंथ ऑफ द रिपोर्ट से, या फिर द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो डेटा है उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, उससे जो है वो बहुत ही डिटरमाइंड और मेनली मतलब क्वालिफाई जो है वो कर जाती है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एलिमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ए बिजनेस रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक रिपोर्ट के मुख्य भाग का तत्व जो है वो होते हैं, ग्लोसरी, कवर लेटर, रिकमेंडेशन, एग्जीक्यूटिव समरी। तो हमारा कौन सा होता है, एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो हमारा होता है। तो हमारी जो बिजनेस रिपोर्ट होती है उसमें जो है वो क्या क्या होता है मैं बता दे रही हूँ। एक तो होता है उसमें टाइटल पेज होता है, याद कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, एग्जीक्यूटिव समरी होती है, और इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमारी होती है। तो यहाँ पर इनमें से हमें क्या मिला, सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी मिला, तो हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इट्स सिमिलर टू ए रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के समान जो है वो होती है, क्या जो है वो इनमें से एक रिपोर्ट के समान होती है। तो हमारा जो मिनट्स ऑफ रेजुलेशन होता है, या मिनट्स ऑफ नरेशन होती है, या फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है, या फिर मिनट्स ऑफ डिस्कशन होते हैं। तो उसने पूछा रिपोर्ट की तरह है, क्या डिस्कशन रिपोर्ट में होता है, मीटिंग रिपोर्ट में होती है, जो कार्यवाही होती है वो रिपोर्ट में नहीं होती है। एक नरेशन जो होती है, मतलब जो आप वर्णन कर रहे हो, मिनट्स ऑफ नरेशन, तो वो जो है हमारी रिपोर्ट में जाती है। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पर आपके 70 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, 30 क्वेश्चंस बाकी है। ए रिपोर्ट में बी यूज्ड फॉर, तो एक रिपोर्ट को जो है वो आप किस लिए यूज़ कर सकते हो, आप उसको रीडिंग के लिए, हियरिंग के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हो। हमारा दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब्सिडियरी पार्ट ऑफ ए फॉर्मल रिपोर्ट। मतलब एक फॉर्मल रिपोर्ट का सब्सिडियरी पार्ट नहीं होता है क्या, अपेंडिक्स, रेफरेंसेस या टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट और रेफरेंसेस होता है, लेकिन अपेंडिक्स जो है वो एक मतलब सब्सिडियरी मतलब कि सहायक पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The chronological development of information in the body of the report is done according to the, रिपोर्ट के मुख्य भाग में जानकारी का कालानुक्रमिक विकास किसके अनुसार किया जाता है, ऑर्डर इन विच द इवेंट्स अकर्ड, या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, या फिर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, या फिर चॉइस ऑफ द राइटर। तो इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि रिपोर्ट के मुख्य भाग में जानकारी का कालानुक्रमिक विकास किसके अनुसार जो है हमें बताया जाता है। तो वो जो है हमें जो ऑर्डर होता है इवेंट्स में, जो अकर्ड होते हैं, जो घटनाओं के होने के क्रम होते हैं, उनसे जो है वो हमें कालानुक्रम का जो है वो पता चलता है। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का जो है वो हमें पता चलता है, डेवलपमेंट का पता चलता है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है द ग्लोसरी इज़ द लिस्ट ऑफ, शब्दावली में निम्नलिखित में से क्या जो है वो शामिल होता है, रेफरेंसेस, टेक्निकल आइटम्स यूज्ड इन द रिपोर्ट, डायग्राम्स यूज्ड इन द रिपोर्ट, या फिर सब्जेक्ट्स कवर्ड इन द रिपोर्ट। तो जो हमारी ग्लोसरी होती है, ग्लोसरी में हमारे जितने भी टेक्निकल आइटम्स होते हैं जो यूज किए गए हैं रिपोर्ट में, उनके बारे में जो है वो बताया जाता है, वो जो है शामिल होते हैं ग्लोसरी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विजुअल एड्स इन ए रिपोर्ट, मतलब एक रिपोर्ट में जो दृश्य सामग्री जो है वो होती है वो क्या होती है, ब्रेक मोनोटोनी होती है, मतलब एक रूपता को तोड़ती है, कैन बी एडिड एट एनी स्टेज, किसी भी चरण में जोड़ी जा सकती है, और शुड बी यूज्ड प्रूडेंटली, मतलब समझदारी के उपयोग जो है वो की जाती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑल ऑफ सेड। तो ये जो है हमारा क्या आता है कि ब्रेक मोनोटोनी, मतलब एक मोनोटोनी होती है जो थ्योरी जो है आप लिख रहे हैं उसको जो है वो तोड़ देती है, ठीक है। विजुअल एड्स जो है वो हो जाते हैं उसमें, फिर उसको जो है एडिट होते हैं, मतलब किसी भी स्टेज पे जो है वो जोड़ा जा सकता है। शुड बी यूज्ड फॉर न प्रूडेंटली के लिए भी जो है वो समझदारी के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। हम तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड presented according to the form and procedure laid down by law is called लॉ रिपोर्ट, प्रोसीजर रिपोर्ट, कंपनी रिपोर्ट, या फिर स्टैचुटरी रिपोर्ट। तो वो हमारी वैधानिक रिपोर्ट होती है, स्टैचुटरी रिपोर्ट होती है, जो लॉ जो है वो हमारा आ जाता है, जो कि एक फॉर्मल जो है वो रिपोर्ट होती है, ठीक है। ये हमारा स्टैचुटरी रिपोर्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आपके रह गए हैं 25 क्वेश्चंस, और मेरा मुंह और गला दोनों दुखने लगे हैं, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम है। ए रिपोर्ट गिवन बाय ए सेक्रेटरी टू द मार्केटिंग डायरेक्टर मे बी कॉल्ड एज, जो सेक्रेटरी है उसने मार्केटिंग डायरेक्टर को दिया है, तो क्या वो इनफॉर्मल या फिर ओरल रिपोर्ट दे सकता है, पर्सनल रिपोर्ट दे सकता है? नहीं, वो एक और एक फॉर्मल रिपोर्ट जो है वो देगा। तो हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है डैश रिपोर्ट आर रिलेटेड टू ए सिंगल ओकेजन और सिचुएशन, मतलब रिपोर्ट एकल अवसर या स्थिति से ही रिपोर्ट होती है, मतलब सिर्फ किसी एक ही चीज़ से मतलब कोई वो होती है तो उसी से रिलेट करती है, हर चीज़ से नहीं करती है। तो ऐसे जब कोई एकल अवसर से मतलब कोई एक सिंगल ओकेजन से रिलेटेड रिपोर्ट हमें बनानी होती है तो वो हमारी स्पेशल रिपोर्ट होती है। कौन सी रिपोर्ट होती है? स्पेशल रिपोर्ट होती है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which factor in communication increases the credibility of the sender of the message? संचार में कौन सा कारक संदेश प्रेषक की विश्वसनीयता को बढ़ाता है? क्लैरिटी, करेक्टनेस, या फिर कंप्लीटनेस, या फिर कंसिडरेशन। क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है कि विश्वसनीयता को जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो बढ़ाती है। तो जो हमारी कंप्लीटनेस होती है, मतलब ठोसता होती है, वो चीज़ जो है उसकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो बढ़ा देती है। तो ये हमारा कंप्लीटनेस जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इन विच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन डू द प्रेजेंटर और प्रेजेंटर शेयर देयर एक्सपर्टीज एंड इंफॉर्मेशन इन एक्सचेंज इंक्लूडिंग टॉक्स, सेमिनार, प्रपोजल्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग्स। क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है, लेकिन इस बार थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो किस प्रकार की ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें वही चर्चाएं, सेमिनार, प्रस्ताव, कार्यशाला, ये सब चीज़ें आप करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो है हमारी कौन सी होती है? इंफॉर्मेटिव जो है वो हमारी प्रेजेंटेशंस होती है। तो ये जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशंस इंक्लूड, समूह चर्चा के मूल्यांकन मापदंडों में क्या शामिल होता है, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स ऑफ ना ग्रुप डिस्कशंस इंक्लूड, जो हमारे समूह चर्चा होता है उसका जो मूल्यांकन होता है उसमें जो है वो हमारे पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इन सभी चीज़ों को जो है वो ध्यान जो है वो मापदंडों पर जो है मूल्यांकन किया जाता है। और ग्रुप डिस्कशन में जो है हमें सबसे ज़्यादा अपने वर्ड्स पर फोकस रखना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज ए सिस्टमैटिक ओरल एक्सचेंज of information, views and opinions about a topic, issue, problem or situations among members of a group who share certain communication objectives। मतलब एक ऐसा समूह है, एक समूह के सदस्यों के बीच किसी विषय, मुद्दे, समस्या या स्थिति पर जानकारी, विचारों और राय का व्यवस्थित मौखिक आदान प्रदान हो रहा है। तो वो मतलब एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ना कि कोई प्रेजेंटेशन, ना ही कोई इंटरव्यू। तो ये हमारा क्या चल रहा है, एक ग्रुप बैठ के जो है वो किस चीज़ों पर जो है वो बात कर रहा है, उन चीज़ों को डिस्कस कर रहा है, तो वो आता है ग्रुप डिस्कशन आता है। तो हमारा यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश ए फोकस ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रैदर देन ऑन योर क्रोनोलॉजिकल वर्क हिस्ट्री। तो ये बताया था मैंने, जो फंक्शनल रिज्यूमे होता है उसी में जो है ऐसे ध्यान दिया जाता है। हमारा ए जो है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार्ट्स बाय लिस्टिंग योर वर्क हिस्ट्री विद द मोस्ट रिसेंट पोजीशन लिस्टेड फर्स्ट। यानी कि एक ऐसे आपके कार्य इतिहास को सूचीबद्ध करता है जिसमें सबसे हाल ही की स्थिति जो है सबसे पहले लिखी जाती है। तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शनल रिज्यूमे ही होता है, जिसमें आपकी जो अभी हाल ही में जो आपने काम किए होते हैं उनको जो है सबसे पहले लिखा जाता है। तो वो हमारा कौन सा होता है, सॉरी वो हमारा क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल होता है। मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग जो हमने हाल में किया है तो वो हमारा क्या रहता है, क्रोनोलॉजिकल जो है वो हमारा जाता है। सॉरी, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, करिकुलम वैते इज़ ऑल्सो नोन एज। तो करिकुलम वैते को जो है आप किस रूप से जो है वो किस उसमें जो है वो जान सकते हैं। तो वो पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल डेटा सीट, क्वालिफिकेशन सीट, इन सभी के नाम से जो है उसको जाना जाता है। डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। डैश आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज मीन्स ऑफ हैविंग रिटर्न records of established practices such as instructions on how to undertake specific task and work policies। मतलब का उपयोग एक संगठन द्वारा स्थापित प्रथाओं को लिखित रिकॉर्ड रखने के साथ के रूप में किया जाता है, जैसे कि विशेष कार्यों को करने के जो है निर्देश और कार्य नीतियाँ जो है वो बताई जाती है। तो वो हमारे किस में बताया जाता है, वो हमारे मैनुअल्स में जो हमारी निम्नावली होती है कि किस चीज़ को कैसे करना है, उसमें जो है निर्देश वगैरह जो है हमारे लिए होते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, डैश आर यूजली द लीस्ट फॉर्मल मेथड ऑफ राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन विद इन द वर्क प्लेस एंड विल यूजली इंक्लूड वेरियस नोटिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेलफेयर एंड सेफ्टी इशू। आमतौर पर कार्यस्थल में सबसे कम औपचारिक लिखित संचार का तरीका होता है और इसमें आमतौर पर कल्याण और सुरक्षा संबंधी सूचनाएं जो है वो शामिल होती है। तो वो हमारा क्या होता है, मीमोज होता है, जो सबसे कम जो है वो क्या होता है, फॉर्मल होता है, जबकि मैनुअल जो है हमारा बहुत ज़्यादा फॉर्मल्स होता है। इसमें सारे नियम जो होता है वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, डैश इज ऑल्सो नोन एज नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू। तो नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू जो है वो हमारा कौन सा आता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जबकि डायरेक्टेड इंटरव्यू जो है हमारा कौन सा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए फॉर्मल इंटरव्यू इज ऑल्सो नोन एज। तो फॉर्मल इंटरव्यू जो है वो आप प्लान इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लेटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड लाइक ए सेल्स लेटर। तो इनमें से जो हमारा कौन सा एक लेटर होता है जो सेल्स लेटर की तरह जो तैयार किया जाता है, हमारा एप्लीकेशन लेटर ऐसा होता है जो
सेल्स लेटर की तरह जो है वो ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक ऐसा लेटर है जिसको आप कवर लेटर के नाम से भी जानते हैं, तो वो हमारा होता है एप्लीकेशन लेटर को जो है आपको कवर लेटर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज़ a document sent with your resume to provide additional information on your skills and experience। तो वो हमारा क्या होता है, पहले भी बताया था करिकुलम वैसे होता है। CV जो है वो हमारा होता है जिसमें रिज्यूमे के साथ साथ जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस जो हमारे स्किल्स एक्सपीरियंस होता है उनको भी जो है वो जोड़ दिया जाता है। तो हमारा बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A synopsis of the most relevant professional experiences you have for the particular job for which you are applying is the best described as a। आपके सबसे प्रासंगिक पेशेवर अनुभवों का एक संक्षिप्त विवरण जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है वो हमारा क्या कहा जाता है, तो उसको जो है रिज्यूमे कहा जाता है। रिज्यूमे से जो है मतलब एक सिनोप्सिस ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट होता है, मतलब एक सिनोप्सिस की तरह होता है जो हमारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से जो है मोर रिलेट करता है। तो हमारा ए जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ए समरी ऑफ योर एजुकेशनल एंड एकेडमिक बैकग्राउंड एज वेल एज टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस पब्लिकेशंस प्रेजेंटेशंस अवार्ड्स ऑनर्स एंड एफिलिएशंस इज ऑल्सो नोन एज। तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है, हमारा CV कहा जाता है, जिसमें हमारे थोड़ी सी जानकारी के साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी जोड़ दी जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, करिकुलम जो है उसको कहा जाता है। CV जो है उसको कहा जाता है। हमारा यहाँ पर CV को जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिजनेस लेटर्स दैट प्लीज द रिसीवर आर कॉल्ड। वे व्यापारिक पत्र जो प्राप्तकर्ता को पसंद करते हैं तो वो हमारा प्रेजिंग